हमने फिगर लिया है, इस ट्रायंगल में ये एंगल 100 है और ये साइड सेम सेम है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए। तो ये एंगल 40 हो जाएगा, ये भी एंगल 40 हो जाएगा। 100 + 40 + 40 180, तो ट्रायंगल का टोटल 140 आ गया। अगर हम इस टोटल एंगल की बात करें तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए था, ये अगर हम टोटल एंगल की बात करें तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। तो उसमें से ये एक एंगल कितना है 40 और दूसरा है 75। 40 + 75 कितना हो गया, 40 + 75 ये हो गया 115। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, 180 माइनस x होना चाहिए, 180 माइनस 115। तो 180 माइनस 115 करेंगे तो ये एंगल आ रहा है 65। तो अगर हम इसमें ये 65 जोड़ते हैं तो टोटल ये जो लीनियर पेयर है इसका टोटल 180 हो जाएगा। ये 70 था, ये 40 था और ये बाकी बचा हुआ कितना है, तो 65 डिग्री थे, यही हमें पूछा था। हमने फिगर लिया है, तो ये एंगल जो है, तो ये एंगल हमें 90 दिया है, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज आल्सो 90। तो हमें कमेंट करना है एक्स के ऊपर। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में देखें, तो यहाँ अंदर क्वाड्रिलेटरल में देखें तो ये एग्जैक्टली क्या है, तो ये एंगल हमारा, ये एंगल जो होगा तो ये 90 होगा, ओके। और ये एंगल अपोजिट होने के कारण ये भी एंगल कितना होना चाहिए, तो ये एंगल 3x होना चाहिए। तो ये जो एंगल है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये 90 होना चाहिए क्योंकि ये भी 90 है और ये एंगल अपोजिट होने का कारण कितना होना चाहिए, तो 3x होना चाहिए। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो सेम सेम होते हैं। अगर ये एंगल 90 है तो ये लीनियर पेयर होने के कारण ये भी 90 होना चाहिए। तो अगर हम टोटल करें इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में, तो ये क्वाड्रिलेटरल में ये 90 एंगल है, ये 90, तो 180 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल का टोटल 360 आना चाहिए, तो 3x + 2x कितना आना चाहिए, तो ये भी 180 होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 180 90 + 90 कवर्ड है। तो 3x + 2x कितना हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा। 5x = 180 हो जाएगा। यहाँ से हमने 5 से डिवाइड किया, यहाँ से 5 से डिवाइड किया, तो x = 5 3 15, 3 5 6 30। तो ये जो x है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 36, यानी कि ये 2x जो है, तो ये 2x है, 36 × 2 कितना हो जाएगा, तो ये एंगल 72 होना चाहिए। तो ये एंगल 72 होना चाहिए। वैसे ही अगर हम यहाँ 3x की बात करें तो 36 × 3, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो ये 108 डिग्री है ये एंगल और ये एंगल 72 डिग्री थे। हमें तो सिर्फ कमेंट करना था एक्स पे। 6:18 तो हमें यह वैल्यू बताना है। तो ये जब भी हमें ऐसा प्रोपोर्शन दिए रहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 6/18 = 18/x ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू मान लीजिए कितना है, तो 6:18, तो अगर हम दोनों इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो हो जाएगा 18/6 और ये वैल्यू हो जाएगा x/18। यहाँ से हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 से 18, ये वैल्यू कट जाएगा और ये जो वैल्यू है तो 6 1 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, तो 18 3 54 है। तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए था, तो x का वैल्यू आना चाहिए था 54। x + y / z = 4 दिया है और हमें x + y + z का वैल्यू 30 दिया है। तो हमें पूछा है x + y क्या रहेगा। तो देखिए अगर इसको ये जो है हमें क्या दिया था, x दिया था, x + y / z दिया है, इसका वैल्यू 4 दिया है। इसको हम z से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी z से मल्टीप्लाई करेंगे, z से z ये वैल्यू कट जाएगा, तो ये जाएगा 4z। तो x + y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रहा है 4z आ रहा है। तो अगर हम इस गिवन इक्वेशन में डालें, तो ये गिवन इक्वेशन क्या दिया था, x + y + z, x + y + z = 30 दिया था हमें। तो इस केस में x + y का वैल्यू कितना हमने ढूंढा है, x + y का हमने वैल्यू ढूंढा था
4z। तो 4z प्लस z की वैल्यू अगर हम निकाले, x प्लस वाई हमने 4z ढूंढा था, प्लस उसमें z ऐड किया तो ये हो गया 30, यानी कि 5z इक्वल टू 30 आ रहा है। तो यहाँ से 5 से डिवाइड, यहाँ से भी 5 से डिवाइड, तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, और ये जो है तो जो z है तो z का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 5 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 5 से 5 कट जाएगा, z का वैल्यू आ गया 6। तो अगर z का वैल्यू 6 आता है और इक्वेशन में हम डालते हैं, हमें क्या दिया था, x प्लस वाई का वैल्यू ढूंढना था, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये प्लस z था इक्वल टू 30 था, तो माइनस z यहाँ करेंगे, माइनस z यहाँ करेंगे, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है तो ये कट जाएगा, तो ये 30 माइनस 6, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया हमारा 24। हमें ये दो पैरेलल लाइन दिया है और ये एंगल हमें 30 दिया है। अगर ये एंगल 30 दिया है तो अंदर का एंगल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर की टोटल कितनी होती है 180। अगर मान लीजिए ये लाइन अगर 130 है, तो जब भी अगर हम कोई भी पैरेलल लाइन निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई पैरेलल लाइन निकाली, ये पैरेलल लाइन निकाली, तो ये एंगल मान लीजिए इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं और ये एंगल हमें 130 दिया है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो 50 होना चाहिए, क्योंकि जब भी पैरेलल लाइन जो होती है तो पैरेलल लाइन का जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल रहते हैं, इंटरनल करस्पॉन्डिंग इंटरनल एंगल, तो वो क्या होता है, इंटरनल एंगल की टोटल 180 बनाता है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो एंगल 50 होना चाहिए। देखिए, तो अगर ये 90 यहाँ दिया है तो ये भी 90 होना चाहिए था, तो 90 में से ऑलरेडी 50 कवर्ड है, तो ए एंगल कितना होना चाहिए, इसका मतलब ए एंगल हमें 40 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 50 और ये 40 हुआ तभी जाके ये 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल ए आ गया 40। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ये एंगल हमें x दिया है और ये मान लीजिए 90 है, तो लीनियर पेयर होने के कारण ये एंगल भी कितना हो जाएगा, तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये लीनियर पेयर है, ये एंगल अगर ये 3x है, तो ये सपोज कुछ y है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये भी लीनियर पेयर होने के कारण 3x प्लस वाई इक्वल टू 180 चाहिए। तो ये हमें पहला इक्वेशन मिला, और प्लस ये तो ऑलरेडी 90 है, तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, x प्लस वाई, तो ये वैल्यू 90 होनी चाहिए। अगर हमें यानी कि इसमें क्या मिले, तो कि दो इक्वेशन मिले, तो जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से करते हैं, सॉरी, तो 3 से करने के बाद इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली कट भी हो सकता है ये। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 करें और दोनों को माइनस करें, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, तो ये 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 180 माइनस 90, तो ये क्या हो जाएगा 90। दोनों साइड से अगर 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड करें तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये 45 आ रहा है। तो अगर ये 45 है, मान लीजिए y क्या है, तो 45, तो ये जो एंगल है कितना हो जाएगा, तो ये 135 डिग्रीज हो जाएगा, और ये भी 45 डिग्रीज है, यानी कि ये जो दिया था हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था। 3⁹ प्लस 3⁹ प्लस 3⁹ डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 9⁴। तो ऊपर की जो वैल्यू है 3⁹ प्लस 3⁹ प्लस 3⁹ तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 3⁹, ये वैल्यू हो जाएगा। और नीचे क्या वैल्यू दिया है, नीचे वैल्यू दिया है 3⁹, तो ये जो 9⁴ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 को, और उस पूरे ब्रैकेट का पावर 4 है, तो ये बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा 3⁸ पावर बन जाएगा। तो ये जो है नीचे 9⁴, इसको लिखेंगे हम 3⁸, तो ये वैल्यू कट जाएगा। तो हमें क्या मिला, 3⁹ इंटू 3⁸। तो 3⁹ को हम लिखेंगे 3⁸ मल्टीप्लाइड बाय 3⁴ डिवाइडेड बाय 3⁸। तो ये जो है इससे ये वैल्यू कट जाएगा, और ये कटने के बाद
ओवरऑल हमें क्या मिली वैल्यू, तो 3 मिल गई कि जो यहाँ मेरे यहाँ बची थी। तो ओवरऑल हमारा वैल्यू आ गया 3। हमने एक ट्रायंगल लिया है, तो ट्रायंगल में हमें ये एंगल 90 दिया है और ये एंगल 54 दिया है। तो अगर ये 54 दिया है तो ये बाकी का एंगल जो है 90 है, तो उसका सम 180 आने के लिए तो ये 54 होना चाहिए, तो ये 60, तो एंगल जो है 36 आना चाहिए, क्योंकि ये 36 और ये 54 90 हो जाएगा और ये 90, तो टोटल एंगल कितना हो गया अभी 180 हो गया ट्रायंगल का। और ये दो लाइनें हमें पैरेलल दी है, तो पैरेलल देने के कारण क्या होता है कि ये जो एंगल है तो ये एंगल सेम होना चाहिए, तो ये लाइन के ऊपर का एंगल है तो ये 86 होना चाहिए। तो अगर 86 और 36 को जोड़े हम, तो 86 और 36, तो 86 प्लस 36 जोड़े 122 डिग्रीज हो रहा है। तो अगर हम इस टोटल एंगल की बात करें तो ये जो टोटल एंगल है यहाँ, इसको हम ग्रीन ठीक है रेड से दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से ये एंगल, तो यहाँ से ये एंगल टोटल क्या है, तो ये लीनियर एंगल है, तो लीनियर एंगल का टोटल 180 होता है। तो ये 180 माइनस अगर मैं 120 करता हूँ, $58 डिग्रीज हो रहा है। तो यानी कि ये बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए था, तो ये 58 डिग्रीज होना चाहिए था। तो हमें क्या पूछा है कि x के बारे में कमेंट कीजिए। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर मान लीजिए ये सारे मिलकर एंगल हमारे बन गए, तो अगर इस पर्टिकुलर एंगल की बात करें, अगर इस पर्टिकुलर फिगर में ऐसे बात करें और ये ऐसा एंगल निकाले, दिस इज समथिंग लाइक दिस इज कितना है, तो दिस इज एक्स एंगल है और ये हमने एंगल कितना निकाला है 58 निकाला है। तो ये 58 अगर एंगल निकाला है हमने, तो यानी कि ये 58 निकाला था, राइट। तो ये जो एंगल है तो ये हमने 58 निकाला था, और फिर एग्जैक्टली क्या है, ये एंगल और ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये बनाना चाहिए 180, क्योंकि ये भी क्या है, तो एक लीनियर पेयर बन रहा है। अगर ये लीनियर पेयर बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 58, तो ये एंगल 122 बनना चाहिए। तो ये 122 एंगल जो बनना चाहिए, क्योंकि यही हमें पूछा था कि ये एक्स एंगल कितना रहेगा, तो ये 122 बनना चाहिए। हमने फिगर लिया है, तो ये दो लाइन है, तो ये लाइन और ये लाइन हमें पैरेलल दिया है, तो ये अपोजिट एंगल होने के कारण ये एंगल हमें टी दिया है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, तो टी हो जाएगा। तो ये साइड और ये साइड इक्वल दी है, तो इसके हम एंगल प्रिज्यूम करते हैं एक्स एक्स, क्योंकि अगर सेम साइड रहेंगे तो उसके अपोजिट एंगल क्या रहेंगे, तो सेम रहेंगे। तो अगर मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी जब भी आप पैरेलल लाइन लेते हैं तो लाइन के ऊपर का एंगल, तो ये भी क्या है, लाइन के ऊपर का ही एंगल है, तो जो एंगल ये रहेगा यही एंगल ये रहेगा, जिसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। यानी कि हमें क्या इक्वेशन मिला, तो हमें इक्वेशन मिला है 2x प्लस टी इक्वल टू 180, ये हमारा एक इक्वेशन है, x प्लस एक्स 2x प्लस टी, और दूसरा क्या था, तो 60 प्लस एक्स प्लस टी, यानी कि 60 प्लस एक्स प्लस टी इक्वल टू भी क्या आता है 180 आता है, क्योंकि लीनियर पेयर बनते हैं, तो लीनियर पेयर से ये सारा टोटल हमारा 180 आना चाहिए था। दोनों साइड से अगर हम 60 माइनस करते हैं, तो अगर 60 माइनस करते हैं तो ये कितना था, x प्लस टी था, राइट। तो अगर दोनों साइड से अगर हमने 60 माइनस किया तो x प्लस टी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करेंगे तो 2x माइनस एक्स, तो x हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा हमारा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60, तो यानी कि ये भी t का एंगल कितना होना चाहिए, 60 ही होना चाहिए। तो यानी हमें ये इनडायरेक्टली क्या दिया था, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया था। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन किया, इधर x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें ये वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा x, तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू
प्लस और -1। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें दो वैल्यू मिलती है, तो दो वैल्यू मिलती है तो हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला वैल्यू था x-4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू +1 के लिए सॉल्व करते हैं। दूसरा वैल्यू है x-4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू अगर यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 वैल्यू कट जाएगा, तो x-4 ये जाएगा 3, यहाँ +4 करेंगे, यहाँ भी +4 करेंगे, तो ये हो गया वैल्यू 7, 4 से 4 कट गया, तो x इक्वल टू हमारा एक वैल्यू आ रहा है 7। अगर हम इस यहाँ की बात करें तो ये क्या था, इक्वल टू -7 था, तो ये वैल्यू था इधर x-4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, इससे ये 3 से 3 वैल्यू कट जाएगा, तो x-4 का वैल्यू आ जाएगा -3। यहाँ +4 करेंगे, यहाँ भी +4 करेंगे, यहाँ 4 से 4 कट गया, x इक्वल टू हमारा वैल्यू आ रहा है +1। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन है। हमने फिगर लिया है तो हमें एंगल ए के बारे में कमेंट करना है। तो अगर हम यहाँ पर्टिकुलर देखें तो यहाँ इस साइड हमें ये एंगल कितना दिया है, तो ये 90 दिया है। अगर ये एंगल 90 है तो इसका अपोजिट का एंगल भी कितना होना चाहिए, तो ये 90 होना चाहिए। अगर ये 90 हो गया, 90 + 40 130 हो गया, तो ये ट्राइंगल की टोटल 180 आने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। 50 + 40 90, 90 + 90 180। तो ये लीनियर पेयर होने के कारण ये जो एंगल ए है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 130 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 130 है तभी जाके ये लीनियर पेयर बना सकता है। तो अगर हमें यही पूछा था एंगल ए कितना है, तो एंगल ए है 130। हमें पेरीमीटर के ऊपर कमेंट करना है। तो देखिए इस पर्टिकुलर फिगर में अगर हम पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, और लगभग यहाँ पकड़ के चले, तो इतना ये एरिया जाना चाहिए पेरीमीटर के लिए। अगर इसको जोड़कर अगर हम कमेंट करते हैं तो हाँ, क्योंकि हमने बीच वाला वैल्यू कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इस टोटल फिगर में देखें, इस टोटल फिगर में देखें तो ये हमें स्क्वायर दिया है, ये 25 दिया है। अगर स्क्वायर दिया है तो ये साइड हमें 5 मिलना चाहिए, तो ये भी साइड 5 मिलना चाहिए। ये भी हमें एरिया क्या दिया है, स्क्वायर दिया मान लीजिए, तो ये एरिया 3, अगर ये साइड 3 आ गया, ये 3, ये भी 3, तो ये भी 3, तो इसका मतलब ये ऊपर का एरिया कितना रहेगा, ये 2 रहेगा यहाँ से। तो नीचे भी स्क्वायर दिया है तो ये एरिया हमें कितना, ये साइड 4 होना चाहिए, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। इसका मतलब ये एरिया ये साइड ये इतना पोर्शन कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो अगर हम इसको अभी जोड़ते हैं टोटली, तो यानी कि यहाँ से ये हो गया 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, ये 1 13, 13 और 3 ये 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 + 2 24, 24 और ये 5 और ये 5 34 होना चाहिए। वापिस गिनता हूँ, ये 4 + 4 12, 12 12 12 1 13, 13 3 16, 16 3 19 20 21 22 22 23 24, 24 5 29, 29 34, 34 आ रहा है। तो सेंटीमीटर में है तो ये वैल्यू आ जाएगा 34 सेंटीमीटर जो है, तो ये पेरीमीटर हमारा वैल्यू है। हमको क्या है, रेड जो पोर्शन था तो रेड पोर्शन को ही गिनना था पेरीमीटर में, जो भी इंटरनल साइड होती है वो हमें पेरीमीटर में नहीं गिननी होती। हमने प्रॉब्लम लिया है 5/9 डिवाइडेड बाई 5/9 डिवाइडेड बाई 5/9। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, 5/9, तो ये जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और ये जो है तो ये 9 हो जाएगा, ये इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेम टू सेम यही केस में अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो ये जो आएगा 9/5।
तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ ये 9 से 9 कट जाएगा और ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 9/5। 6 + 2 = 216। तो हमें क्या पता होना चाहिए इस केस में, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 216। तो अगर ये हमें पता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 + 2 = 6 का क्यूब, यानी कि 6 का अगर क्यूब करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 216। हमने अभी क्या किया है इस केस में, तो हमने दोनों के बेसिस सेम कर दिए। अगर बेसिस सेम रहेंगे तो पावर भी सेम रहेगी, तो इसका मतलब क्या रहेगा, 6x + 2 ये वैल्यू पावर के बराबर यानी कि 3 के बराबर होनी चाहिए। तो इस केस में तो ये जो वैल्यू है, तो अगर दोनों साइड में अगर हम -2 करेंगे, यहाँ -2 और यहाँ -2 करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये वैल्यू बच जाएगा 6x। तो 6x = 1 वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से अगर हम डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू 6 से 6 कट गया, तो ये वैल्यू x = 1/6 जो है, तो ये वैल्यू हमें दे देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इसमें इस पर्टिकुलर केस में अगर 6 का क्यूब पता था तो ये थोड़ा आसान सवाल था, नहीं तो आपको क्यूब और स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। If area of a circle is decreased by 36%, then the radius of a circle decreases by 20%, 18%, 36% and 64%। तो हमें बताना है कि अगर पहला जो एरिया है, तो पहला एरिया हम 100 के कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे, तो सर्कल का रेडियस होता है πr1²। 36% कम हो गया यानी कि एरिया कितना हुआ रहेगा, तो 64 हुआ रहेगा। हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो 36 माइनस किया है तो ये 64 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इन दोनों रेशो का अगर इन जो हमको एरिया दिया है उसका अगर हम रेशो ले तो 100 डिवाइडेड बाई 64 = πr1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई πr2 का स्क्वायर। तो ये जो 100/64 है, तो ये जो 100/64 है, तो 100/64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 32। हमने 2 कॉमन के यानी कट किया, इसके बाद लिखा है 25/16। इसमें भी हमने क्या किया, 2 कॉमन किया। तो यानी कि ये जो 100/64 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25/16 लिख सकते हैं। यहाँ हमने पाई से पाई कट कर दिया, तो ये हो जाएगा r1² डिवाइडेड बाय r2²। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जाएगा r1 डिवाइडेड बाय r2 = फिर ये आ जाएगा वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब है जब भी पहला 5 जब रेडियस रहेगा तब एरिया आ रहा था 100, अभी एरिया कितना आ रहा है, तो ये 64 आ रहा है, बिकॉज हमने रेडियस कम किया, 4 किया। तो चेंज इन रेडियस कितना हो गया, तो चेंज इन रेडियस हो गया, फाइनल रेडियस कितना है, तो फाइनल रेडियस 5 मान के चलते हैं, एंड जो फाइनल एग्जैक्टली 4 है, तो हम 4 इनिशियल 5 था और कंपेयर कर रहे हैं 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 आ रहा है। तो ये माइनस में है, तो अभी माइनस फिलहाल कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ माइनस यानी कि हम कंसीडर करेंगे तो ये डिक्रीज तो हो ही रहा है। तो यानी कि इसको अगर हमें 100 करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 20 और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गई, -20/100 कह सकते हैं। तो जो चेंज इन रेडियस रहेगा, तो चेंज इन रेडियस का वैल्यू क्या आ गया, तो ये 20% कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने 100 से कंपेयर किया, तो ये वैल्यू आ जाएगा 20% डिक्रीज। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। फार्मर जॉन कीप्स चिकन इन द फील्ड बिलो, ईच चिकन नीड्स 3 मीटर स्क्वायर, यानी कि 3 मीटर स्क्वायर एक पर्टिकुलर जो चिकन है उसके लिए इतने जगह चाहिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिकन दैट कैन बी केप्ट। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ मान लीजिए ये 90 डिग्री अगर हम यहाँ से पैरेलल डालें तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, और यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। तो ये हमें टोटल ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा और ये 85 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो ये 85 है और ये 100 है, तो ये 120 था, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ एक ट्रेपेजियम, ये यहाँ एक ट्रेपेजियम बन गया और यहाँ एक रेक्टेंगुलर बन रहा है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, 100 + 85 डिवाइडेड बाई 2,
मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट तो कितना आ गया, तो यह हाइट हो गया 20, तो यहाँ 20 से अगर यह हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। ये हो गया 185 और ये हो गया 2 1 दा और 2 10 दा। तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा वैल्यू 1850 स्क्वायर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, आसान रहेगा ये, ठीक है। अगर हम इस अभी पर्टिकुलर रेक्टेंगल की बात करते तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। हमारा लेंथ कितना है, तो 120 है। हमारा ब्रेड कितना है, तो ब्रेड 85 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 12 5 60 6 12 8 96 96 एक तो 10200 ये मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो पहला वैल्यू कितना था हमारा, तो ये वैल्यू जो है तो 1850 है, तो 10200 और दूसरा वैल्यू था 1850, तो इतना वैल्यू है। ट्रेपेजियम का एरिया है 1850 और रेक्टेंगल का एरिया 10200, इतना बड़ा एरिया है। तो इसको तो ऐड करते तो 0 5 0 इधर 1 कैरी इधर 2 और 1, तो टोटल एरिया है 1012050। अगर हम 3 मीटर स्क्वायर हमें बोला है कि 3 मीटर स्क्वायर जो है तो ये एक मुर्गी को चाहिए, मान लीजिए एक चिकन को चाहिए, तो 3 4 12 0 तो ऑलमोस्ट 4016.6 इतनी ही चिकन जो है तो वो जो फार्मर रहेगा तो वो यहाँ मेंटेन रख सकता है। थ्री रेस टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 रेस टू x माइनस 1। तो ये जो ऊपर की वैल्यू है तो ऊपर के वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो न्यूमरेटर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेस टू x उसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो था 3 रेस टू x माइनस 1, तो इसको हम एक ब्रैकेट रखते हैं। तो ये जो ऊपर की वैल्यू है तो हम इसको ए स्क्वायर ये और बी स्क्वायर ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे कंसीडर करके इसका सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 रेस टू x माइनस 1 इंटू 3 रेस टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या था वैल्यू, तो ये था 3 रेस टू x माइनस 1। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये माइनस और माइनस का ब्रैकेट कट जाएगा और ओवरऑल जो वैल्यू है हमारा तो ये बच जाएगा 3 रेस टू x प्लस 1 जो है। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया है हमने, एक ट्रायंगल लिया है, तो ये जो एंगल है तो ये एंगल कितना दिया है हमें 4a दिया है और ये एंगल जो है तो ये हमें 5a दिया है। तो अगर हम यानी कि इसका मतलब 4a प्लस 5 है कितना हो गया 9 है। 9a की टोटल कितनी आनी चाहिए 180 आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। हमने इसको 9 से डिवाइड किया, इसको भी 9 से डिवाइड किया, तो a का वैल्यू आ गया 20। तो अगर a का वैल्यू 20 आ रहा है तो ये हो गया 100 आ जाएगा, 5 इंटू a 100 हो जाएगा और ये वैल्यू कितना है तो 80। तो ये हमें वैल्यू दे रहा है 80, तो इसको हम ब्लैक से लिखेंगे। तो ये वैल्यू हमें 80 दे रहा है और ये वैल्यू हमें कितना दे रहा है, तो ये हमें 100 वैल्यू दिया इसने। तो अगर ये 100 वैल्यू है तो इन दैट केस तो हमें क्या पता है कि x प्लस वाई, तो ये तो 80 आ गया, तो यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आना चाहिए फिर, क्योंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के ये जो दो एंगल है x और y, इसका एंगल का टोटल कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि एंगल ट्रायंगल जो होता है तो ट्रायंगल में सारे एंगल की टोटल कितनी होती है 180। तो 180 में से तो ये एंगल तो ऑलरेडी 80 है, ये दिख भी नहीं रहा है तो हम इसको वापस रेड से लिखेंगे। तो यानी कि ये तो ऑलरेडी 80 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो x प्लस वाई है तो उसकी टोटल आनी चाहिए 100। हमें क्या दिया है a/b 2/5 दिया है। तो अगर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं a/b हमें क्या दिया है, तो अगर हम यहाँ c भी लिखते हैं तो हमें a/b दिया है 2/5 दिया है और यहाँ हमें कुछ पता नहीं है और हमें दूसरा वैल्यू क्या दिया है b/c 3/4 दिया है। तो ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 4 रहेगा। मान लीजिए यहाँ कुछ दिया नहीं है तो आपको क्या लिखना है कि ये जो वैल्यू है तो यही वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है, तो ये यहाँ 2 लिखना है और यहाँ कुछ वैल्यू नहीं तो यहाँ बाजू वाले वैल्यू 5 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 20। लेकिन अगर 4:8:20 यानी कि a/b/c 4 यहाँ 15 आने चाहिए, 5 3 15 हो गया।
और 5 4 ज़ा 20। तो यही हमारा रेशो है, क्योंकि जब ए के पास 4 चीज़ें रहेगी तो बी के पास 15 चीज़ें रहेंगी और सी के पास 20 चीज़ें रहेंगी। तो ये उसका मीनिंग है। तो हमने निकाला A/B/C का रेशो, वो उसका वैल्यू है 4:15:20। प्रॉब्लम में 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 4 स्क्वायर। तो इसको हमें कौन से रूल से सॉल्व करना है? तो इसको हमें सॉल्व करना है बोर्ड मास के रूल से। तो इसको हमें सॉल्व करना है बोर्ड मास जो रूल होता है, बोर्ड मास। इसका मतलब क्या है कि पहले आपको किसको सॉल्व करना है? हम इसको बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास के रूल से पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 + 12, और यहाँ क्या दिया है? स्क्वायर दिया है, तो ये लिखना है -16। तो पहले हमें क्या है कि यहाँ देखेंगे तो पहले एडिशन है, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन है। तो ये हो जाएगा 16 - 16, तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा 0। यानी कि 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 4 स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है 0। 64 × (2) = 8। तो ये हमारा वैल्यू है। तो अगर हम 64 जो है, तो 64 क्या होता है? 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ लिखें 8 का स्क्वायर, उसकी पावर में x² + 2 = 8। 8 की पावर कुछ नहीं, तो हम 1 लिखेंगे। तो यानी कि अगर हम इसको 2 का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 8^2x² + 4 = 8^1। हमने क्या किया है इस पर्टिकुलर केस में? बेसिस सेम कर दिया। तो इसका मतलब क्या रहेगा? पावर भी सेम ही होनी चाहिए। तो यानी कि ये वैल्यू क्या देगा हमें? तो ये वैल्यू देगा 2x² + 4 = 1 वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x², अगर दोनों साइड ये 1 यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा +3 = 0। ठीक है। तो ये वैल्यू जो है, तो हम वापस 3 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2x² = -3 कह सकते हैं। तो 2x² = -3 हमने क्या किया? उसको शिफ्ट कर दिया और यहाँ से 2 से डिवाइड किया, यहाँ से भी 2 से डिवाइड किया। तो x² का वैल्यू क्या रहा है? यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू आ रहा है -3/2। तो यानी कि ये देखिए, किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर करने के बाद अगर आपके पास माइनस वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नो रियल रूट। ये कौन से रूट आएंगे फिर? ये इमेजिनरी जो है, ये इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके फिर। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम हमें दी थी, तो यानी कि इसका जो रूट्स है वो क्या आएंगे? तो इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी आएंगे। हमने एक फिगर लिया है, उसका हमें एरिया बताना है। तो ये 2 सेंटीमीटर दिया है ऊपर की साइड, ये 3 मीटर दिया है, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर दिया है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर्टिकुलर केस में यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, बट परपेंडिकुलर डालने के बाद ये एग्जैक्टली हाइट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये साइड कितना हो जाएगा? तो 2 बन जाएगा। तो जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया बहुत आसान है। फिर एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ इंटू ब्रेड = ये जो 6 मीटर स्क्वायर है इतना आ जाएगा। अभी है बड़ा पार्ट। तो अगर ये मान लीजिए 2 पार्ट है और ये साइड कितनी है? 3। तो अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें ये जो साइड है तो ये है 4, यहाँ एक रेक्टेंगल ये परपेंडिकुलर है, और ये जो साइड है तो ये हमें 3 दी है। तो हमें x अगर कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से 4² - 3² = x² हो जाएगा। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये क्या आ जाएगा? 16 - 9 = x² आ गया। तो यानी कि x का जो वैल्यू है वो आ गया √7। तो √7 कह सकते हैं हम इसको। तो अगर हम देखो, हमारा ये जो नीचे का एरिया है ये कितना है? √7 है, और हाइट कितनी है? 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा 1/2 बेस। तो बेस कितना आ जाएगा? तो बेस है हमारा √7 एंड जो हाइट है, तो हाइट है 3। तो √7 की वैल्यू लगभग कितनी आनी चाहिए? तो √7 यानी कि 2.6 के आसपास आती है। 2.6 के आसपास कह सकते हैं। तो रफली वैल्यू 2.6 के आसपास आएगी। और फिर ये हो जाएगा, तो ये 3/2 यानी कि 3/2 इंटू अगर 2.6 करेंगे लगभग, तो ये वैल्यू हमें किसका मिलेगा? तो रेक्टेंगल का मिलेगा। और रेक्टेंगल का एरिया मिलने के बाद
तो यानी कि ये जो वैल्यू था तो ये था 2 था, और ये जो यहाँ का आगे का पोर्शन है तो ये ऑलमोस्ट कितना है, तो 2.6 है। तो ये एरिया हमने कितना निकाला, तो ये हमने निकाला था 6 मीटर स्क्वायर। तो ये 6, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 7×3 = 78, तो ये वैल्यू हो जाएगा 7.8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3.9 के आसपास आ रहा है। तो 6.00 प्लस 3.90 लगभग, तो 9.90 मीटर स्क्वायर के आसपास ये एरिया आना चाहिए।